हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीता चौधरी है। मेरे चैनल का नाम आरसी इन्फो है, जिसमें मैं कंटिन्यूसली डायलिसिस एंड जनरल नॉलेज के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उन दोनों के लिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो वीडियो आपके छूट गए हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी जो डायलिसिस में हमारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस चल रहा है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पेशेंट कॉम्प्लिकेशन और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। तो जिसको ये देखना वो देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा कॉम्प्लिकेशन में टॉपिक है वो इचिंग इन डायलिसिस है, मतलब डायलिसिस के समय जो इचिंग होती है उससे रिलेटेड है। तो इसमें हम ये बताएंगे कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या होता है इचिंग, क्या कॉजेज़ हैं और क्या इसका मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक स्किन डिसऑर्डर है, मीन्स की स्किन की त्वचा की बीमारी है। इसके अलावा अगर आपने इचिंग को हम कैसे डिफ़ाइन करें, इसका जनरली मीन ये है कि अगर हमें कहीं पे भी ऐसी फीलिंग हो रही है जहाँ पे कि हमें लग रहा है कि हम अपने आप को खुरच लेंगे या थोड़ा सा हाथ से रब कर लेंगे तो हमें तसल्ली मिल जाएगी, तो ये एक तरह का क्या कहलाता है, इचिंग कहलाता है। लेकिन अगर यही चीज़ किडनी पेशेंट में हो, मीन्स कि जिसके दोनों गुर्दे ख़राब हो गए हों, या फिर सिचुएशन ये हो कि कोई भी पेशेंट डायलिसिस पे हो, चाहे वो हीमोडायलिसिस हो चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो, उस पे हो और तब उन्हें इचिंग होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल प्रोराइटिस या यूरेमिक प्रोराइटिस। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये किडनी की वजह से प्रॉब्लम है तो ये केवल हाथ पे ही होगी, ये ऑल ओवर बॉडी एरिया में कहीं पे भी हो सकता है। मतलब ये जनरली डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस के समय ये बैक साइड पे होता है। इसके अलावा हाथ में होगा, पैरों में होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके सर की तरफ, फोरहेड की तरफ भी फील होता है। ठीक है, तो कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई हाथ पे ही होगा या पैर पे ही होगा, ऑल ओवर बॉडी पे ये कहीं पे भी हो सकता है। और ये सब कभी कभी क्या मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि जो किडनी की जो लास्ट स्टेज होती है, मीन्स कि जब किडनी पूरी तरीके से ख़राब होने वाली होती है, तब भी कई सारे पेशेंट को इस तरीके की इचिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो जाता है, मीन्स टॉक्सिस इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और वो मिक्स्ड मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाती है दैट टाइम जो इचिंग होती है, तो उसको रिवाइव करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था ये मैंने बता दिया कि इचिंग किसे कहते हैं। ठीक है, और ये इचिंग डिपेंड करती है पैथोजन साइट्स के ऊपर कि कौन सा इसका पैथोजन साइट्स क्या है। मीन्स कि अगर ये किडनी की वजह से है तो इसको रीनल प्लोराइटिस बोलेंगे। अगर ये लिवर की वजह से, जैसे हेपेटाइटिस सी के पेशेंट देखे होंगे, उनमें क्या होता है कि लिवर ही डैमेज होता है, तो उसकी वजह से अगर इचिंग हो रही है तो उसको हम कॉलिस्टेस्टिक प्लोराइटिस बोलेंगे। देन अगर एनीमिया वगैरह हो जाता है, मतलब खून वगैरह कम हो जाता है, तो हिमेटोलॉजिक प्लोराइटिस बोलते हैं। एंड अगर माइंड की प्रॉब्लम की वजह से, मीन्स की ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से अगर होता है तो न्यूरोपैथिक प्लोराइटिस। और यदि हार्मोन की वजह से, मीन्स कि अगर पैराथायराइड हार्मोन वगैरह का सिक्रीशन बढ़ जाए, या किसी भी हार्मोन की वजह से कोई भी सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है हार्मोन्स का, तो उसकी वजह से हो जाता है, तो उसको एंडोक्राइन प्लोराइटिस बोलेंगे। इसमें मेनली पीटीएच और डायबिटीज़ वाले पेशेंट आते हैं जिनका पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, या फिर जो कि डायबिटीज़ जिन्हें हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया है, इसका डायलिसिस से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स क्या हैं। रैशेस आपने देखा होगा, छोटे छोटे ऐसे खरोच टाइप की बन जाती है, कभी कभी उनको कंटिन्यू खरोचने से थोड़े उभार आ जाते हैं, और आपस में जुड़ के वो थोड़ा घाव वगैरह, थोड़ा क्या कभी थोड़े थोड़े पैचेस टाइप के घाव बना लेंगे, फिर बहुत ज़्यादा भी बड़े पैचेस बना लेते हैं, तो ये रैशेस हैं। और इसके अलावा हमें इसका सिम्टम्स क्या दिखता है कि एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी स्किन आपकी, स्केली हो जाएगी। स्केली मीन्स और फील टाइट एंड क्रैक्स ईजिली, मीन्स कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। और स्केली का मीन्स ये है कि कभी कभी देखा होगा जिनकी बहुत स्किन पे इचिंग हो जाती है तो उनके पपड़ी टाइप की पड़ना शुरू हो जाती है, तो ये वो है स्केली। कभी कभी फिश टाइप में ये स्केल्स बन जाते हैं।
फिर ब्लिस्टर्स मीन्स कि थोड़े उभार टाइप के जो आ जाएंगे। मैंने एक पिक्चर दिया है जिसमें कि वो खुजली करते करते वहाँ वो एरिया काला हो जाता है और ऐसे उभार टाइप के आ जाते हैं, वो ब्लिस्टर कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है यूरेमिक प्रोराइटिस में कि रात के समय डायलिसिस वाले पेशेंट को रात के समय खुजली बहुत होती है, जिसमें कि सोने तक मुश्किल हो जाता है। दिन के समय ये खुजली रात की अपेक्षा कम होती है। और इसमें क्या होता है कि स्किन वैसे तो नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन बहुत वैसे नॉर्मल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रैचेड पड़े होंगे, ड्राई होगी बहुत, ठीक है। और कहीं कहीं पे ज़्यादा खुजली करने से फोड़े टाइप के मीन्स जिन्हें सोर भी बोलते हैं उस टाइप के डेवलप हो जाते हैं और स्किन इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से। और भी बहुत, ये देखिए मैंने पिक्चर दिखाई है इसमें, ये तो नॉर्मल पिक्चर है कि जिसमें काले पड़ गए तो ये ब्लिस्टर हो गया और इस टाइप की तो खुजली होती है। दूसरे पिक्चर में आप जो देख रहे हैं कि ये पर्सन के इस तरीके से छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है जब खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यही आपस में पैचेस जुड़ के और फोड़ा टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हैं ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन जो है ड्राई हो रही है तो आपको इचिंग होगी। एलर्जी, एबनॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यदि आपके डायलिसिस में, मतलब आप डायलिसिस करा रहे हैं और उसके डायलिसिस में अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम, इन तीनों में से कोई भी चीज़ की मात्रा बढ़ी हुई है तो भी ये प्रॉब्लम होगी। हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस, सबसे मेन कॉज है डायलिसिस पेशेंट में कि फॉस्फोरस अगर उसका बड़ा होगा तो खुजली होगी, उसको मीन्स इचिंग होगी। या फिर 4 घंटे की डायलिसिस की बजाय वो पेशेंट 3 घंटे की डायलिसिस ले रहा है, मतलब कम डायलिसिस ले रहा है, या मशीन ने ही बहुत ज़्यादा पानी निकाल दिया, मीन्स कि 2 घंटे में 3 निकालना है और या 4 घंटे में हमें 4 लीटर पानी निकालना है, मशीन ने 5 लीटर या 6 लीटर खींच दिया, तो दैट सिचुएशन में भी ड्राई हो जाएगी स्किन और इचिंग के बार बार अगर ऐसे होता रहेगा तो इचिंग होनी ही होनी है। एक हेपेरिन कॉज है इसका। अब हेपेरिन कैसे कॉज है? जनरली हेपेरिन तो सभी डायलिसिस पेशेंट को लगता है, लेकिन एक हेपेरिन जो पॉर्क से मिलता है, एक तो हेपेरिन कई जीव जंतुओं से मिलता है, जैसे कि आपके भैंस से भी, आपकी गाय वगैरह से भी, और आपके जो भेड़ होती हैं इनसे भी। तो इनसे जो हेपेरिन होता है वो नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर सूअर का जो हेपेरिन यूज़ किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को खुजली होती ही होती है। एक है हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे गर्दन के बीच में एक थायराइड ग्लैंड होती है जिसमें पीटीएच हार्मोन अगर निकलता है तो जो हमारा पीटीएच जो निकलेगा, पैराथायराइड हार्मोन जो निकलेगा, अगर ये बढ़ जाता है तो इसको हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं और दैट सिचुएशन में भी इचिंग के पूरे चांसेस होते हैं। यदि जो ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, दैट सिचुएशन भी कॉज है इसका इचिंग का, मीन्स की खुजली पैदा करेगा। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप हॉट वेदर में, मतलब बहुत गर्मी वाले मौसम में चले जाते हैं, एरिया में चले जाते हैं, तो दैट सिचुएशन में भी खुजली होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप अगर टॉयलेट वगैरह जाते हैं और वो गंदा है तो वहाँ से भी आपकी स्किन ये इन्फेक्शन पकड़ेगी। और या फिर आप एक ही जैसे कपड़ों को, जैसे डायलिसिस पे एक बार कपड़े पहन के गए और वो घर में भी पहन रहे हैं, फिर दोबारा भी उनको पहन के जा रहे हैं और वो धोए वगैरह नहीं है, तो भी आपको स्किन इन्फेक्शन के पूरे चांसेस हैं होने के, और फिर ये प्रॉब्लम जो है इचिंग को कॉज करेगा। फिर है डायबिटीज़। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ है, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या उसको थायराइड की प्रॉब्लम है तो दैट सिचुएशन में भी इचिंग होगी। फॉस्फेट लेवल बड़ा होगा तो भी उसको इचिंग होगी। अगर 4 घंटे की डायलिसिस की जगह पेशेंट 3 घंटे की डायलिसिस ले रहा है या 3.5 घंटे की, और एवरी डायलिसिस पे वो इतना ही, कभी 2 घंटे की कि मुझ पे नहीं लेटा जा रहा है, ये वो ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं वो उसकी बॉडी में धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये सिचुएशन क्या करती है, इचिंग को कॉज बनती है। सिस्टमिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि अगर कोई हार्ट डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए जैसे डायबिटीज़ या अदर कोई, तो उसकी वजह से भी सम टाइम क्या रहता है कि इचिंग होती है।
इसके अलावा एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया मीन्स कि अगर खून की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी वजह से भी। और डायलिसिस पेशेंट में तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट को या तो एनीमिया हो जाता है या आयरन डेफिशिएंसी होती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है इचिंग का। हायर लेवल ऑफ फॉस्फेट, अगर फॉस्फेट अपनी नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी। इसके अलावा बहुत सारी पेन किलर्स ऐसी हैं जिनमें मॉर्फिन पाया जाता है, तो ये जिनमें मॉर्फिन पाया जाता है पेन किलर्स में, वो भी एक इचिंग को क्रिएट करती हैं। एंड नेक्स्ट इसका जो कॉज है, जैसे कि आप सभी को पता है कि डायलिसिस पेशेंट में फ्लूइड जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, मीन्स कि ज़्यादा फ्लूइड नहीं लेना होता। तो ऐसी सिचुएशन में इचिंग होने के बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो ही जाते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है कि आपकी डायलिसिस, मतलब अच्छी डायलिसिस लीजिए, एडुकेसी डायलिसिस होनी चाहिए, मतलब 4 घंटे की है तो 4 घंटे की डायलिसिस लीजिए और अच्छी डायलिसिस लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे की डायलिसिस लगा दी, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मशीन डायलिसिस मोड पे चलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, आप लोगों को चेक करना है कि हमारी मशीन पे फर्स्ट टाइम की डायलिसिस मोड पे हो, ठीक है। तो एक अच्छी और सफिशिएंट टाइम वाली, मीन्स 4 आवर्स वाली डायलिसिस आपको लेनी है। इसके अलावा आप अगर एडुकेसी डायलिसिस लेते हैं, मतलब एक अच्छी डायलिसिस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका लेवल है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, ये सब ठीक होगा। और हॉस्पिटल वगैरह जहाँ आप डायलिसिस करा रहे हैं, वहाँ पे ये होना चाहिए कि मशीन और डायलिसेट के सैंपल हर महीने जाने चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है। जो भी कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है या एल्युमिनियम है या अदर कंपोनेंट जो भी होते हैं इसमें, वो सभी का जो लेवल है वो सही है। अगर आगे पीछे है, तो अगर रिपोर्ट्स होती है और उसमें आगे पीछे है, तो उसको मैनेज करने का उस हॉस्पिटल को या सेंटर को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट को ड्राई स्किन हो जाती है, उस पर उन लोगों को हमेशा उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे वाले नहाने में ऐसे वाले साबुन यूज़ करने चाहिए जिनमें कि फ्रेगनेंस ना हो, नॉन सेंटेड हो, मीन्स की सेंट वगैरह ना पड़ा हो। और स्पेशली अगर उनमें फ्रेगनेंस नहीं है, मीन्स की खुशबू नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोशिश करिए कि ऐसे साबुन मिले आपको जिनमें मेथनॉल या एलोवेरा यूज़ हो रहा हो, तो वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। इसके अलावा आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्रीम है जैसे सॉर्वलिन क्रीम है, सेटाफिल क्रीम है, और अगर ये भी महंगी लगती है तो पेट्रोलियम जेली, जो कि बहुत ही सस्ती भी है और इजीली मिल भी जाती है, तो आप पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई ना हो। और वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन लगाई और आपकी स्किन सही हो गई, छोड़ दिया, नहीं, एवरीडे उसको यूज़ करना है। आप ऐसी वाली चीज़ें मेथनॉल और कैम्फर को मिला के यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जहाँ पे भी इचिंग होती है, वहाँ पे अगर आप मेथनॉल कैम्फर दोनों मिला के यूज़ करेंगे, तो वो एरिया पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इचिंग वाली एरिया पे। अब क्या है कि अगर आप विटामिन डी यूज़ करते हैं नॉर्मल, मतलब अगर आपको देते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप विटामिन डी लो, तो उससे आपका जो पीटीएच लेवल है वो सही रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस हो रहा है, तो अगर आप विटामिन डी की टैबलेट लेते हैं तो उससे वो नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा जो करना है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की जो कंसंट्रेशन है वो ड्यूरिंग डायलिसिस सही करके रखनी है। मीन्स की जो स्टाफ है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर डायलिसेट में मैग्नीशियम, कैल्शियम या फॉस्फोरस ज़्यादा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम वगैरह ज़्यादा है आरओ वगैरह में, तो उसको चेक करा के उसको ठीक कराएं। इसके अलावा डॉक्टर को ये एडवाइस करना चाहिए कि आप किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलें और एक अच्छी रीनल डाइट को प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए, जिससे कि पेशेंट अपनी डाइट पे भी ध्यान दे सके और उसके बॉडी में जो चीज़ जितनी जानी है उतनी ही जाए, एक्स्ट्रा ना जाए। हमेशा जिनको खुजली होती है, चाहे वो नॉर्मल पेशेंट हो या डायलिसिस पेशेंट हो, उनको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, लेकिन ऐसे कि बॉडी से ना चिपकें। हॉट एनवायरनमेंट को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है। और कोई भी अगर आप टॉयलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या तो अपने घर में या बाहर, तो उसको अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन करिए और उसके बाद वहाँ पर जाइए। और कोई भी किसी का अदर का कपड़ा बिना धुले नहीं पहनिएगा। इसके अलावा आपको
जैसा मैंने बताया कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है जो कि खुशबू वगैरह दे। अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, आपको ड्राई, जब भी आप नहा के निकलें तो ऐसा नहीं है कि आप रगड़ रगड़ के अपने बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, आपको हमेशा ऐसे थपथपाते हुए अपनी बॉडी के पानी को सुखाना चाहिए। तो ये चीज़ भी, ये नॉर्मल चीज़ें जो कि आपके नॉर्मल लाइफ में काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद होंगी इचिंग में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाना ही चाहिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या उसमें खुजली है। उसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ टैबलेट्स हैं जो कि आप बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे गैबापेंटिन और प्रीगैवालिन टैबलेट, सर्टालिन, फॉस्फेट वाइंडर जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर फॉस्फेट बड़ा होता है तो डॉक्टर्स देते ही देते हैं, और ओरल एंटीहिस्टामिन लाइक बेंड्राइल एंड डाइफेनाइलडायरामिन और अनदर मेडिकेशन मीन्स जो कि आप ऐसे ही पानी जैसे होते हैं तो उनको ले सकें। और जो कि लगभग ये जितने भी ओरल एंटीहिस्टामिन होते हैं ये हाइड्रोक्सीजन के लगभग समान होते हैं। इसके अलावा आप सिट्राजिन भी ले सकते हैं। लेकिन ये जितने भी एंटीहिस्टामिन हैं वो क्या करते हैं, वो सेडेटिव ड्रग्स हैं, मीन्स कि आप उन्हें खाएंगे तो उन्हें खा के नींद आ जाएगी जिससे आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे जो एंटीहिस्टामिन है उनको अवॉइड करिए, और अगर लेना भी है, बहुत ही इचिंग है और अगर लेना भी है तो रात के समय लें। इसके अलावा एक एंटीहिस्टामिन है जो सेडेटिव नहीं है जिसका नाम है लोराटिडिन, जिसको खा के आपको नींद नहीं आती है, वो आप डॉक्टर की परमिशन से ले सकते हैं। एक इंजेक्शन है नलफोरेफाइन, ये भी हीमोडायलिसिस पेशेंट को दिया जाता है अगर पेशेंट को एंटीहिस्टामिन से रजिस्ट हो जाता है, मीन्स कि अगर पेशेंट के ऊपर एंटीहिस्टामिन असर नहीं कर रही है तो दैट सिचुएशन में इस इंजेक्शन को देते हैं डॉक्टर। एक है एक्टिवेटेड चारकोल, मीन्स आप जहाँ पर भी खुजली है वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर सकते हैं, और कॉलीस्टाइरेमिन पाउडर ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए लिवर की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लिवर की वजह से खुजली है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वाइल है, लिवर से वाइल जो निकल रहा है वो बनना कम हो जाएगा। अब वो डाइजेशन में हेल्प करता है, अगर वो कम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको खुजली होगी जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। तो दैट सिचुएशन में आप ये कॉलीस्टाइरेमिन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एंड इंजेक्शन ड्यूपिलुम भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है खुजली के समय पे। और अगर सारे ट्रीटमेंट ऐसे हो जाते हैं, आपने सारी मेडिसिन वगैरह सब कुछ यूज़ कर लिया लेकिन कुछ भी अगर असर नहीं कर रहा है, तो एक ये ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं UVB फोटोथेरेपी। इसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस को जहाँ पर इचिंग होती है वहाँ पे डाला जाता है। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी बेनिफिशियल है ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा खुजली है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टाइम नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता ही है जितनी भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन कैंसर या कुछ अदर चीज़ों को भी कॉज बन सकती हैं। तो इसलिए अगर बहुत ही इमरजेंसी है तभी इस ट्रीटमेंट को लीजिए, अदरवाइज़ नहीं लेना है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इचिंग क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।